हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल दत्ता और इस बार मैंने बिहार जुडिशल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 27वीं रैंक हासिल की है। और आज मैं आपको दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे इसके बारे में डिटेल से बताना चाहूँगा, इस एग्ज़ामिनेशन का कैसे प्रिपरेशन किया जाता है और आप भी कैसे इस एग्ज़ाम को निकाल करके एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आगे बढ़ सकते हो। मैंने 2016 में कैंपस लॉ सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से LLB करी है और फिर 2019 में LLM कंप्लीट करी है। 2018 में बिहार जुडिशल सर्विसेज की वैकेंसी आई थी। नोटिफिकेशन 2018 अगस्त में आया था और UPSC एग्जामिनेशन की तरह इस एग्जामिनेशन में भी 3 स्टेजेस होती हैं: प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं हम। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर सकते हैं। पहले तो आपको सबसे पहले सिलेबस का पता होना पड़ेगा कि क्या सिलेबस है। एक बार जब आप सिलेबस को पूरी तरह से स्कैन कर लेते हैं, तब सारे जो बेयर एक्ट्स हैं, जो कानून की किताबें होती हैं, वो आपको गो थ्रू करना होगा बहुत ही डिटेल्ड वे में, क्योंकि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में काफ़ी डिटेल्ड तरीके से MCQ पैटर्न का सवाल पूछा जाता है। तो आप कंप्लीट बेयर एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। और उसके बाद फिर MCQ के काफ़ी सारी बुक आती हैं जो लॉ से रिलेटेड हैं, काफ़ी मार्केट में हैं। तो आप उसको सॉल्व करते रहेंगे तो एक परफेक्शन की तरफ आप बढ़ते जाएंगे। मैंने कई बार ये देखा है कि जो लीगली बहुत ही अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उनका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं अटक जाता है। इसका रीज़न ये नहीं है कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं है या उनको आता नहीं है। उसका मुख्य वजह ये होता है कि उन लोगों ने शायद MCQ की जो टेस्ट प्रैक्टिस होती है, जो सेट होता है, वो शायद उतने अच्छे से नहीं करके जाते हैं जितने एक सक्सेसफुल कैंडिडेट को करना चाहिए। इस वजह से फेल कर जाते हैं। तो मेरा आपका सबसे पहला सलाह ये रहेगा कि आप बेयर एक्ट को और किताबों को आप अच्छे से शुरुआत में पढ़ें, और जब एग्ज़ामिनेशन आ जाता है, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बच जाता है, तब आप अपने अकॉर्डिंग MCQ जितने आप लगा सकते हो, टेस्ट सीरीज जितने आप दे सकते हो, तब थोड़ी परफेक्शन आती है। परफेक्शन तो फिर भी नहीं आती, लेकिन हम लोग उसकी ओर बढ़ते हैं और फिर PT आपका आराम से निकल जाएगा। ये तो रही लॉ की बात। और जो GK और GS है, जो सबसे परेशान करने वाली बात है, क्योंकि जनरली लॉ के स्टूडेंट्स GK GS पे फोकस नहीं करते, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी, ये कह सकते हैं पूरी LLB का पीरियड लॉ की पढ़ाई में ही जाती है। तो GK GS संभालना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप लूसेंट की या घटना चक्र की कोई सी भी किताब आप उठा करके थॉरोली पढ़िए, क्योंकि GK GS का सिलेबस इतना वास्ट है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और भी करंट अफेयर्स, बहुत वाइड रेंज है। और अगर आपका स्कोर उसमें अच्छा नहीं होगा, अगर आप उसमें पिछड़ जाते हैं, तो फिर बहुत मुश्किलें आएंगी, क्योंकि फिर कट ऑफ पार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा कहा जाता है, खास करके बिहार जुडिशल सर्विसेज के लिए, जिसमें मैंने 27वीं रैंक प्राप्त की है, वहाँ पे अगर आप GK GS में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करते हैं, तो आप काफ़ी पिछड़ जाएंगे और कैंडिडेट्स के मुकाबले, चाहे आपकी लॉ की नॉलेज कितनी भी अच्छी हो। तो इन बातों पे ध्यान देना होता है। और जहाँ तक बात रही नोटिफिकेशन से प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन तक का गैप, तो आजकल देखिए बहुत मुश्किल है बता पाना कि कितना गैप होगा, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि 1.5 से 2 महीने की गैप होती है फॉर्म भराने से लेकर के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन तक के। और फिर जैसे ही प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का आपका रिज़ल्ट निकल जाएगा, फिर लगभग 1.5 से 2 महीने की वो आपको मेन एग्जामिनेशन के लिए भी टाइम देंगे। और मैं अब आपको ये बताऊंगा कि मेन एग्जामिनेशन की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। मेन एग्जामिनेशन के लिए बिहार जुडिशल सर्विसेज की खास करके अगर मैं बात करूं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, वो तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, सब सारे कैंडिडेट्स को लेना है। लेकिन उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे हिंदू मुस्लिम है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और स्पेशल रिलीफ एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है और कॉमर्शियल लॉ है। इन पाँचों में से आपको कोई 3 सब्जेक्ट चूज़ करना है, और जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, आप उसके अकॉर्डिंग ये आप चूज़ कर सकते हो आपको कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। फिर उसके बाद बात रही तैयारी की, मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग मोटी मोटी किताबों के चक्कर में पड़ जाते हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम क्रैक करना और नॉलेज पाना, ज्ञान पाना, दोनों अलग अलग बातें होती है।
एग्ज़ाम का बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही प्रिसाइज़ आपको तैयारी करना होता है, क्योंकि अगर आप बड़ी बुक पढ़ते हैं, मोटी बुक पढ़ते हैं, तो उसको रिवीजन में भी काफ़ी आपको टाइम देना होता है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया आप सब समझ जाते हैं, आपको काफ़ी समय उसमें भी देना होता है रिवीजन के लिए, और वो एट द एंड काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है रिवीजन करना। तो मैं कहूँगा जिस भी मटेरियल से आप पढ़ते हैं, आप एक प्रिसाइज खुद से भी आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल प्रिसाइज या बिल्कुल सटीक सा नोट तैयार कर सकते हैं, ताकि आपको रिवीजन में काफ़ी आसानी मिले। और आपको मेरी ये सलाह है कि जो पास्ट ईयर का पेपर्स है, पास्ट ईयर पेपर्स को आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख लें, ताकि आपको उसमें एक पैटर्न अगर शायद मिले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको पैटर्न मिल जाएगा तो उससे आपको ये पता चलेगा कौन से स्पेसिफिक एरिया हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। सारे एरियाज़ नहीं होते हैं जिसमें कि हमेशा क्वेश्चन आता है, कुछ कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हर बार क्वेश्चन आता है। हो सकता है कि उस बार ना आए, लेकिन तैयारी लोग इसी तरीके से करते हैं, किस एरिया से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, उस तरीके से लोग तैयारी करते हैं। तो उस एरियाज़ को आप पहले मार्क करें कि किस एरिया से कितना क्वेश्चन आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक अच्छा सा अपना नोट्स तैयार कर लें और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करें। ये तो रही तैयारी करने की बात। जहाँ तक बात रही आंसर राइटिंग का, तो मैंने देखा है कि जो लोग लीगली और कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ के कुछ लोग मेरे मित्र थे जिनकी लीगल अंडरस्टैंडिंग या लीगल कॉन्सेप्ट मेरे ही जितना है या शायद इससे भी ज़्यादा है, लेकिन उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। उसका मुख्य वजह ये रहा कि उनका जो एक्सप्रेशन है, राइटिंग जो है वो कहीं ना कहीं लैक कर गया। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप अपना आंसर राइटिंग पे बिल्कुल आप फोकस होकर के ध्यान दें। आपके जो भी टीचर हैं या मित्र हैं, आप जहाँ भी कहीं कोचिंग ले रहे हैं, या ऐसे आपके लॉ कॉलेज के टीचर हैं या कोई आपके सीनियर हैं, जिससे भी आप मदद मांग सकते हैं, जो आपको लगता है कि सामने वाला आदमी आपको मदद कर सकता है, तो आंसर लिख करके उनको दिखाइए और आप ये देखिए कि आपके आंसर में फ़्लो कहाँ बन पा रहा है, कहाँ नहीं बन पा रहा है। क्योंकि आंसर के फ़्लो में गड़बड़ी की वजह से काफ़ी लोग मैंने देखा है कि वो मेन एग्जामिनेशन में फ़ेल कर जाते हैं। तो इन चीज़ों को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। जहाँ तक प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की बुक लिस्ट या फिर गाइडेंस की बात है, तो आप सारा बेरेक्ट को आपको बिल्कुल थॉरोली एक बार कवर करना पड़ेगा, और बेरेक्ट कवर करने के बाद आप MCQ के कई सारे सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर आते हैं मार्केट में। यूनिवर्सल का है, सिंघल का है, जैन का है, OP त्रिपाठी का है, ये सारे लॉ के MCQs आते हैं जो पास्ट ईयर पेपर्स भी कवर करते हैं और इनके अपने MCQs भी होते हैं। तो आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के पहले जितना से जितना मैक्सिमम आप पास्ट ईयर्स के पेपर करिए, ताकि आपका फ़्लो अच्छा बना रहे और आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो लॉ के पेपर में। जहाँ तक GK GS की बात है, तो फिर आप लूसेंट का या कोई भी स्टैंडर्ड GK जो आप कर सकते हैं उसका MCQ लगाइए, क्योंकि GK GS का भी 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लॉ का 150 का आता है। तो यू हैव टू मेक अ वेरी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दोज टू, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अगर आप GK GS अच्छा से नहीं करते हैं तो फिर काफ़ी पिछड़ जाएंगे, सक्सेसफुल होने के चांस उतने ही कम हो जाते हैं जितना आपका GK में स्कोर कम होगा। जहाँ तक मेंस की बुक लिस्ट की बात है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं, काफ़ी पहले से आपकी तैयारी कर रहे हैं, तो तब तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आपका तैयारी आपको 6 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में करने हैं, तो किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग का आप नोट्स ले सकते हैं, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लॉ बुक की शॉप है, AK जैन है, सिंघल का है, वो काफ़ी प्रिसाइज़ हर एक सब्जेक्ट का बना करके रखते हैं वो, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। मैं जानता हूँ, चूँकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, तो हम लोगों ने उस नोट्स का जो AK जैन और सिंघल की है, उसका काफ़ी हम लोगों ने मदद लिया है, और वो काफ़ी प्रिसाइज़ है। एग्जामिनेशन के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा गाइड आपको कहीं और मिल सकता है। अगर आप खुद से बना लें तो वो उससे भी अच्छा होगा, क्योंकि वो आपका हैंड रिटन नोट्स होगा, लेकिन वो काफ़ी प्रिसाइज़ होता है। तो आप सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के सिलेबस में हैं, सारे सब्जेक्ट का बहुत ही प्रिसाइज़ और आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिल जाएगा वहाँ पे, तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता उससे बाहर जाने की आपको ज़रूरत है। अगर आप उससे बाहर जाते हैं तो फिर शायद अपने आप को आप प्रॉब्लम में डालेंगे। इसका कारण ये है कि फिर आपको रिवीजन करने में परेशानी आएगी। आप पढ़ तो लेंगे एक बार, लेकिन चूँकि एग्जामिनेशन 1 घंटे के गैप पे 3-3, 4-4 पेपर होता है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिवाइज एट दैट टाइम विद द बुक इफ़ यू रीड वेरी वॉल्यूमिनस बुक। तो ये है मेरा आपका सजेशन मेन एग्जामिनेशन के लिए। और बुक लिस्ट जो बेसिकली है, कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं। और ख़ास करके जो दिल्ली में युवा हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्ज़ामिनेशन की, जितने भी जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं, उनको मेरा एक स्पेशल
एडवाइस ये है कि देखिए, आप सबको मालूम है कि दिल्ली जो है देश का सबसे पॉल्यूटेड, देश का ही नहीं वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। तो अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपका पूरा जो एग्ज़ामिनेशन का तैयारी करने का लय होता है वो बिल्कुल टूट सा जाता है। तो मेरी स्पेशल एडवाइस ये है कि जो भी दिल्ली में हैं स्पेशली उनके लिए, कि आप अपने स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप एक बार ही बीमार पड़ जाते हैं, अगर 15 दिन भी वो गायब हो गया तो अगला 15 दिन रिकवर करने में होता है, तो पूरा एग्ज़ाम का मोमेंटम ख़राब हो जाता है। मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र, एग्ज़ाम के टाइम में उनको डेंगू हो गया। डेंगू होने की वजह से सारा उनका इतना अच्छा प्रिपरेशन था, फिर सारा एग्ज़ाम उनका बिगड़ गया और फिर अल्टीमेटली उनका हो नहीं पाया। तो ये बहुत ही स्पेशल बात है जो आपको ध्यान रखना है, खास करके दिल्ली के लोगों को, कि यहाँ पे आपको स्वस्थ रहना सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम का। आपको ये करना ही करना है, तैयारी के साथ साथ आपको इसको भी ध्यान में रखना है। आप ऐसे समझ लीजिए कि एग्ज़ाम निकालने का ये वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल ट्रिक्स या स्ट्रेटजी में से है। तो आप यू कांट अफोर्ड टू गेट इल इन दिस क्रूशियल मोमेंट। ये तो रहा मेंस का बात। और मैं आपको कुछ और बता देता हूँ जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे परेशानी होता है जनरली, जिसके लिए लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। जैसे मेरा एग्ज़ाम मई जून के महीने में हुआ था। हम लोगों का मेन एग्ज़ामिनेशन का सेंटर पटना में था, और जैसा कि आप जानते हैं मई जून का महीना मतलब इंडियन कैलेंडर का सबसे हॉटेस्ट मंथ होता है। तो वहाँ पे अपने आप को संभाल के रख पाना, अपने आप को बिल्कुल फोकस्ड रख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कई बारी। तो इसीलिए आप मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहें। और जहाँ तक बात रही इंटरव्यू की, अगर आपका मेन एग्ज़ामिनेशन क्लियर हो जाता है तो आप इंटरव्यू के लिए फिर तैयारी करते हैं, और इंटरव्यू की तैयारी में जनरली 15 से 20 दिन का गैप होता है। और इंटरव्यू में बेसिकली दे डोंट टेस्ट योर नॉलेज, वो नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। और जहाँ तक पर्सनैलिटी की बात है तो आप ना एक दिन में उसको आप बिल्ड कर सकते हैं, ना एक दिन में आप उसको ख़राब कर सकते हैं। वो तो ओवरऑल एक्सपीरियंस और ओवरऑल आपका जो बॉर्न ब्रॉटअप हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप अपने पर्सनैलिटी को बिल्ड करते हैं। आपका होता है नेचर नर्चर, आप किस माहौल में रहे हैं, क्या क्या आप रोज़ पढ़ते हैं, किस तरह से आप सोचते हैं, काफ़ी इस बात पे आपका पर्सनैलिटी टेस्ट निर्भर करता है। लेकिन फिर भी जो बेसिक्स हैं, जो लॉ के बेसिक्स हैं, या फिर जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या जुडिशल सिस्टम का जो भी बेसिक है, उस बात के पे आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आप कितना भी अच्छा बुक का नॉलेज ले लीजिए, लेकिन अगर आप बेसिक्स में थोड़ी गड़बड़ी कर देंगे तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वो जो बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू मी लॉयर्स डू नॉट प्ले एनी पार्ट इन जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम। मतलब वकीलों की कोई भूमिका नहीं होती है कानूनी सिस्टम में। आपको क्या लगता है? तो मैंने कहा सर आई पोलाइटली डिसएग्री, क्योंकि आपको पता है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में आपका लॉयर्स और जजेस दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस है। जजेस बेंच के उस पार होते हैं, लॉयर्स बेंच के इस पार होते हैं। तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के दोनों दो व्हील हैं एक चैरियट के, एक रथ के दो पहिया हैं। तो किसी एक पहिए के नहीं होने से वो रथ बिल्कुल नहीं चल पाएगा, और लॉयर के नहीं होने से जुडिशल सिस्टम बहुत ही मुश्किल हो जाएगा चलना। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रन द सिस्टम विदाउट द हेल्प ऑफ लॉयर्स। तो इस आंसर को सुन करके ऐसा लगा मुझे कि बोर्ड काफ़ी संतुष्ट थे। तो इस टाइप की कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, अंडरस्टैंडिंग है आपको जुडिशियल और आपको लीगल सिस्टम की, ये आपको बिल्कुल ब्रशअप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ फंस जाते हैं, इन बातों में फंस जाते हैं, तो आपको कितनी भी अच्छी बेरेक्ट बुक की नॉलेज हो तो उनको शायद ये लगेगा कि ये एग्ज़ाम तो क्लियर कर गया है, लेकिन इसका जो बेसिक मेंटल एटीट्यूड है, ये जो इसका लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस है, वो इतना अच्छा नहीं है कि ये जुडिशल ऑफिसर बन सके। तो फिर वहाँ पे आपको मुश्किल आएगी। तो आप बी हम्बल, बी पोलाइट, डोंट गिव अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। जितना पूछा जाए आप उतना ही जवाब दीजिए। और कई बारी वो जानबूझ के कंफ्यूज करते हैं। आप बी हम्बल, पोलाइट, एट द सेम टाइम बी फर्म। अपने आंसर में बिल्कुल फर्म रहिए। जहाँ तक पर्सनैलिटी टेस्ट की बात है, तो जैसा मैंने पहले भी कहा आपको कि पर्सनैलिटी आप एक दिन में अपना बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। तो बी नेचुरल, बी सेल्फ, आप कॉन्फिडेंट रहिए, हम्बल रहिए बिल्कुल। और आप जिस भी जवाब को देते हैं तो बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होना है। आप अपनी बातों को रखिए। अगर उस पर कुछ डिस्प्यूट होता है तो आपको अगर लगता है कि वो सही है या गलत है, तो उसी तरह से उसे अकॉर्डिंगली आप हम्बली जवाब दे सकते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि लोग अपने इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, वो उनकी पसीने आने लगते हैं। तो मेरा उनसे यही सुझाव है कि आप मैक्सिमम मॉक टेस्ट दीजिए,
मॉक टेस्ट से थोड़ी हेजिटेशन कम होती है, तो आपको दैट विल हेल्प यू इन योर मेन इंटरव्यू। तो मैंने भी 3-4 मॉक लगाई थी, तो आप लोग भी इसको मॉक लगा करके अपने आप पर्सनैलिटी को, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ जितना हो सकता है आप इम्प्रूव करिएगा, एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड टू योर फुल एक्सटेंट। हाँ, ये तो मेरी स्ट्रेटजी रही प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन के लिए, मेन एग्ज़ामिनेशन के लिए और इंटरव्यू के लिए। और दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जहाँ तक बात है आपको क्या मोटिवेट करता है, तो सबके लिए अलग अलग इंडिविजुअल फैक्टर हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है कि माँ बाप से बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर कुछ नहीं हो सकता है इस दुनिया में, क्योंकि सबके माँ बाप, चाहे वो अच्छे घर से हों, चाहे थोड़े मिडिल क्लास फैमिली से हों, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हों, काफ़ी जद्दोजहद करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने में और एक इंसान अच्छा बनाने में। तो जब उनको रिज़ल्ट बताया मैंने तो बिल्कुल खुशी से झूम उठे। तो ये होती है कि जो खुशी उनको होती है वो देख के मुझे इतनी खुशी हुई जिसका कोई मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं लगता कि माँ बाप से बड़ा कोई मोटिवेटिंग फैक्टर और कुछ हो सकता है किसी और के लिए हो, लेकिन जो माँ बाप ने बच्चों के लिए जितना वो करते हैं, जितना सब कुछ वो त्याग करते हैं, सब कुछ दांव पे लगा देते हैं पढ़ाने लिखाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, तो और माँ बहनें भाई सब लोग जो फैमिली के मेंबर्स इतने सपोर्ट करते हैं, इतना पेशेंस रखते हैं, क्योंकि देखिए ये एग्ज़ामिनेशन 2-4-6 महीने की बात तो है नहीं, काफ़ी लॉन्ग टीडियस जर्नी होता है। तो इसमें बिल्कुल वो लोग आपको अनफ्लिंचिंग सपोर्ट जो बोलते हैं, बिल्कुल बिना डगमगाए जो सपोर्ट करते हैं, वो बहुत बड़ा होता है। तो हम लोगों का जो ग्रैटिट्यूड और थैंक यू बोलने का दिल करता है अपने पेरेंट्स को कि वो बिल्कुल कभी घबराए नहीं और हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर कोई है, अगर शायद हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर मेरे माँ बाप हैं। डेली नॉलेज ट्रैक को मैं लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे अपनी बात को रखने का एक प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू सो मच डेली नॉलेज ट्रैक।